आज हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, ऊर्जा। ठीक है, ये चैप्टर आपके 10th एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से कम 2 या 3 क्वेश्चंस मिनिमम रहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं, सब्जेक्टिव भी रहेंगे। ठीक है, 2 नंबर वाले भी रह सकते हैं और 3 नंबर वाले भी रह सकते हैं, 1 नंबर वाले भी रहेंगे। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि क्या होता है। ऐसा नहीं कि जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आज पहली बार सुने हैं। ये हम लोग जब से जन्म लिए हैं, समझ लो कि अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो हम लोग उस नाम को सुनते जा रहे हैं। जो पढ़ने जा रहे हैं जिस चीज़ों के बारे में, वो चीज़ हम लोग क्या करें, अपने इर्द गिर्द में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखे होंगे, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखे हैं। हम लोग खाना खाते हैं, उसको देखे, उसको खाए हैं तो हमें ताकत आई है ना। तो लगभग हर चीज़ को हम लोग देखे हैं, जाने हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके आज जानेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, ऊर्जा या ऊर्जा के स्रोत। तो सबसे पहले ऊर्जा के स्रोत को समझेंगे कि ऊर्जा का स्रोत है क्या। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऊर्जा आखिर आता कहाँ से है। तो जब हम लोग कुछ खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है, उसे ऊर्जा कहते हैं। लकड़ी को जलाते हैं तो जब जलाते हैं तो उससे लौ निकलता है, जब उसके सामने हाथ रखते हैं तो हाथ मेरा गर्म हो जाता है। कोई बर्तन रखते हैं तो उसके अंदर रखा हुआ वस्तु पक जाता है, होता है ना। उसी प्रकार से अगर गाड़ी के अंदर अगर पानी डाल देते हैं तो गाड़ी चल जाता है, नहीं जलता। लेकिन अगर क्या, यानी उससे ऊर्जा नहीं मिल रही है। लेकिन पानी अगर गाड़ी के अंदर पेट्रोल या डीजल डालते हैं तो डीजल वाला पेट्रोल गाड़ी होगा तो गाड़ी चलने लगता है, पेट्रोल वाला गाड़ी होगा तो चलने लगा। और आज के डेट में पानी से भी क्या कहते हैं, ऊर्जा निकाला जाता है। ठीक है, और पानी डालो और क्या होगा, उससे भी क्या करे, गाड़ी चलेगा। जैसे कि सीएनजी पे पहले सीएनजी पे गाड़ी चलता था, नहीं चलता था, आज सीएनजी पे चलने लगा है गाड़ी ना। तो वो सुविधा आज भी हो गई है। मतलब कि वो सारी वस्तुएं जिससे हमारे इर्द गिर्द जो वस्तुएं रखी हुई है, लिविंग या नॉन लिविंग, सजीव या निर्जीव, उसे क्या होता है, ताकत मिलता है, कार्य करने की क्षमता मिलती है उससे। तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा। और जहां से वो प्राप्त होता है उसी को कहते हैं ऊर्जा के स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग ऊर्जा को जानेंगे कि ऊर्जा किसे कहते हैं। देखो बाय डिफिनीशन दिखाया गया है क्या कि ऊर्जा किसे कहते हैं। थोड़ा सा साइज को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लीन दिखाई दे। अब हो गया, तो देखते हैं सबसे पहले कि ऊर्जा किसे कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। हमें पहले ही बताया था, यह एक अदिश राशि है तथा इसका SI मात्रक जूल होता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ सकते हैं कि एक ऐसा राशि जो किसी लिविंग या नॉन लिविंग को कार्य करने की क्षमता प्रोवाइड करता है, क्षमता देता है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगर लकड़ी जलाते हैं उससे टेम्परेचर मिलता है, ताप मिलता है, वही ऊर्जा है। घर में हम लोग क्या कहते हैं, गैस वाला चूल्हा जलाते उससे खाना पकता है, उससे क्या होता है, अगर ऐसे हम लोग गैस पे रख दे, बिना जलाए हुए गैस वाले चूल्हा पे गैस को रख, वस्तु को रख दे, तो क्या खाना पक जाएगा, जब तक कि नहीं जलाएंगे। जलाते हैं तब ना। यानी कि जो गैस जलता है तो उससे क्या होता है, उस रखे हुए बर्तन को ऊर्जा मिलता है ना। तो वही बोला गया है क्या कि हम लोग जिससे अगर मान लेते हैं बहुत ठंडी है, सपोज दैट मान लो कि आप चले गए एक ठंडा प्रदेश में चले गए और वहां पे आपको काम कर, खाली एगो हाफ टी शर्ट वगैरह पहन लीजिए और पहन के कहिए कि कोई काम कर लीजिए, तो कर लीजिएगा, नहीं कर पाइए। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह आपको क्या कहते हैं, उस ठंडी से मौसम में क्या कहते हैं, आपका शरीर कार्य करने की उसके अंदर क्षमता नहीं रहेगी आपके शरीर के अंदर। लेकिन जैसे ही हैवी वाला जैकेट पहन लेते हैं तो ठंडा से कंट्रोल हो जाता है। यानी कि जब हम लोग जैकेट पहनते हैं या स्वेटर पहन लेते हैं तो हमारे शरीर को क्या देती है, गर्मी वो देती है। गर्मी देने का मतलब क्या हुआ कि वो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया, वो भी एक ऊर्जा का स्रोत हो गया जो हमें काम करने की क्षमता दे रहा है। तो उसी प्रकार से कोई गाड़ी चलता है और उसके अंदर पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलने लगता है, स्टार्ट करते हैं चल देता है। ऐसा नहीं कि पेट्रोल डाले तो अपने चल जाएगा, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो बोला गया है क्या कि ऊर्जा, अगर कोई पूछे कि ऊर्जा कहते किसे हैं, तो एक ऐसा राशि जो किसी सजीव या निर्जीव वस्तु को कार्य करने की क्षमता देता है, वो कार्य करने की योग्यता प्रदान करता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और इसका क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या कहते हैं, जूल के होता है। ठीक है,
अब आते हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा तो हमने समझ लिया कि ऊर्जा होता है क्या, अब ऊर्जा कैसे कैसे प्राप्त होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो बोला गया है वैसी वस्तु जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। अब हमने बोला ही कि वो हर वस्तु जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा का स्रोत। जैसे कि यहाँ पर क्या है, कोयला, ऊर्जा मिलती है। यूरेनियम, यूरेनियम से क्या होता है, यूरेनियम से क्या होता है, बिजली का, नाभिकीय रिएक्टर में बिजली का उत्पादन किया जाता है, उससे भी ऊर्जा मिलती है। सूर्य से ऊर्जा मिलती है। अभी ठंडी के दिन में देख लो, अगर नहीं सूर्य भगवान उगेंगे तो क्या होगा स्थिति, ठंडी से कांपे लगेगा आदमी। ऐसे भी सूर्य से कई प्रकार सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग बैटरी चार्ज करते हैं, उससे हर तरह का उपकरण चलाते हैं ना, यानी उससे भी ऊर्जा मिलती है। हवा, पवन भी एक तरह का ऊर्जा ही है। पवन से, बिजली से, जहाँ पर तेज हवाएं चलती है वहाँ पर हवा से क्या कहते हैं, बिजली का उत्पादन किया जाता है, यानी हवा के अंदर भी ऊर्जा होती है। ठीक है, अब कैसे कि उसके अंदर ताकत और ऊर्जा कैसे होती है हम लोग देख सकते हैं कि अगर एक सिंपल सा बात है, छोटा छोटा हाथ पर वो कपड़ा, क्या कहते हैं, कागज का टुकड़ा रख लो या हल्का हाथ पे धूली लगा लो, डस्ट रख लो, और रखने के बाद ऐसे करके फूको तो हवा ऐसे तो अपने से उड़ नहीं रहा था। अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि यहाँ पे हम लोग इस कागज को ऐसे रखे हुए हैं, तो क्या ये अपने से ऊर्जा में, इसको अपने से उड़ रहा है, लेकिन जैसे इसको फूकेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, उड़ने लगेगा। देखो यहाँ से हिल रहा है और कस के फूकेंगे तो ये गिर जाएगा। तो यानी कि हवा में ताकत था तब ना वो क्या हुआ, फ्लाई करने लगा, उड़ने लगा। यानी कि हवा के अंदर भी क्या होता है, ऊर्जा होते हैं, यानी हवा भी ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी कि जहां वो हर वस्तु जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऊर्जा की आवश्यकता करती है, तो सिंपल है, हमने बोला कि कार्य करने की क्षमता को कौन कर देता है, ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा क्या होता है, तो क्यों पड़ता है, कहाँ कहाँ पे, तो पेड़ कहेगा कि पेड़ पौधा को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि अगर उसको ऊर्जा नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। अगर प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा नहीं करेगा तो क्या होगा, जिस तरह से हम लोग भोजन बनाते हैं और खाते हैं, अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो उसी प्रकार से अगर पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, अपना भोजन नहीं बनाएगा, तो पेड़ भी सूख जाएगा। जब पेड़ सूख जाएगा तो इस सृष्टि में पेड़ ही नहीं रहेगा तो क्या हम लोग जी पाएंगे, सही चल रहा है ना। पेड़ पौधा रहेगा ही नहीं तो जब क्या कहते हैं, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ले लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है, तो रहेगा ही नहीं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते चले जाएंगे और सब जगह कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा, तो वो तो मरेगा, हम लोग भी मर जाएंगे, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए भी जो सूर्य का प्रकाश से जो लेता है वो एनर्जी, वो किसकी मदद से, तो प्रकाश सूर्य की मर्जी से, तो करने के बाद वो प्रकाश संश्लेषण करता है। कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अगर वह नहीं लेगा तो वो क्या होगा, अपने आप को जीवित पौधे नहीं रख पाएंगे। और प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है, तो सूर्य की रोशनी से वो क्या होता है, एनर्जी को लेकर क्या करता है, खनिज लवण की मदद से प्रकाश संश्लेषण कर भोजन बनाने का काम करता है। ठीक है, ये आप लोग पौधे वाले में 9th क्लासेस में पढ़े होंगे। भोजन पकाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, भोजन पकाने के लिए हम लोग अभी बताएं कि अगर आपके घर में लकड़ी नहीं होगा, कोयला नहीं होगा, गैस नहीं होगा तो खाना पका पाएंगे, नहीं ना पका पाएंगे। तो भोजन पकाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब आता है इसके अंदर और आता है कि आवश्यकता क्या है, कि CFL LED बॉल जो हम लोग देख रहे हैं, बल्ब जल रहा है, ये अगर इसके अंदर क्या कहते ऊर्जा नहीं दी जाएगी, लाइन कट जाएगा तो बॉल बढ़ते रहेगा, नहीं ना बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं इसको जलने के लिए हमें प्रकाश चाहिए, तो प्रकाश के लिए इसके अंदर ऊर्जा डालना होगा, बिजली बल्ब देना, बिजली ऊर्जा देना होगा ना। तो बोला गया CFL LED वगैरह को जलने के लिए। फिर यातायात के लिए हमने पहले ही बताया कि डीजल पेट्रोल वगैरह चलाते हैं या मशीन वगैरह चलाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता पड़े, नहीं रहेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। जैसे अभी टीवी भी चल रहा है, लाइन नहीं रहेगा तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो सबको ऊर्जा की आवश्यकता है। फिर उसके बाद उद्योग एवं कृषि में आज के डेट में क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी क्या कहते हैं, ऊर्जा के बिना नहीं काम होगा, वहाँ लाइनें नहीं रहेगा, मशीनें नहीं चलेगा तो कंपनी चलेगा, कंपनी बैठ जाएगा। अरे छोटा मोटा गांव घर का जहाँ पे हम लोग चूड़ा कुटाते हैं
और आटा वगैरह पिसाते हैं, लाइन कट जाता है तो जाते हो बोरा लेके कि भाई पिसवाना है, तो कहता है कि लाइन कटल हो रख दो, कहता है ना जी, लाइन एतवत चलता हुआ, यानी कि उसको भी ऊर्जा के बिना वो उद्योग नहीं चलेगा। यानी कि हर जगह ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगर इस सृष्टि में ऊर्जा का स्रोत नहीं हो, ऊर्जा नहीं हो, तो इस सृष्टि पे जीवन क्या होगा, संभव नहीं है। ठीक है, किसी को किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, किसी को किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता सबको पड़ती है। किस लिए? तो कार्य करने के लिए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण। ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या होता है? मतलब कि एक जगह अगर सिंपल सा जलाए कि अगर तुमको 1 लीटर गाड़ी में पेट्रोल भरो, 1 लीटर की कीमत मान के चलो कि 100 रुपया है, 1 लीटर गाड़ी में पेट्रोल भरो, वो चले 10 किलोमीटर, ठीक है, एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, या 20 किलोमीटर चले। और क्या कहते हैं, एक गाड़ी में डीजल भरो और वो तुमको मार्केट में 50-70 रुपये लीटर मिल रहा है, और उससे तुम्हारा क्या कहते हैं 40 किलोमीटर चले, एगो से 20 किलोमीटर चले, एगो से 40 किलोमीटर चले, तो कौन अच्छा होगा? किसको डाल के चलाओगे? डीजल चला के चलाओगे ना जी, क्योंकि वो सस्ता भी है और ज़्यादा दूर भी चलता है। तो अगर बोला जाए उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन होता है, जो कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा दे, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तम ऊर्जा कहते हैं। अब इसको समझते हैं। बोला गया है प्रति एकांक आयतन एवं प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। सिंपल सी बात है। इसका कहने का मतलब होता है कि एक उत्तम ऊर्जा के लिए ये सारे गुण होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए, सस्ता के साथ आसानी से मिल जाए। आज देखो मार्केट में सीएनजी आ गया है, पेट्रोल से सस्ता है, लेकिन सीएनजी वाला गाड़ी ज्यादा चलता है? नहीं चल रहा है हर जगह, क्योंकि पेट्रोल तो हर जगह मिल जा रहा है, लेकिन सीएनजी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसीलिए क्या कहते हैं, अभी भी लोग पेट्रोल गाड़ी का यूज कर रहा है, डीजल गाड़ी का यूज कर रहा है। क्यों? जिस दिन क्या कहते हैं हर जगह मिलने लगेगा तो आप आसानी से उसका उपयोग करने लगेंगे। उसी प्रकार से देखो भंडार तथा परिवहन में आसान। बोला गया उसी वस्तु का ऊर्जा के रूप में हम उपयोग करेंगे जिसका रख रखाव करने में। अब एक देखो कि हम लोग आज के डेट में सबसे ज्यादा खाना गैस पे बन रहा है कि लकड़ी पर, कि गोईठा पर? गैस पे बन रहा है। क्यों? क्योंकि छोटा सा एगो डब्बा रहता है, उसमें रख देते हैं और महीनों उससे खाना बनाते रहते हैं। लेकिन उतना 1 महीना का जलावन रखने के लिए घर में गोईठा या लकड़ी रखे तो एगो रूम रखना पड़ेगा ना। तो जगह भी कम घेर रहा है और प्रदूषण भी कम दे रहा है, तो हम लोग उसका उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, है ना। तो जो सस्ता हो, आसानी से मिल जाए, जिसको रख रखाव करने में आसान हो, जो कम से कम प्रदूषण दे, जो कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा दे, ये सारे गुण उत्तम ऊर्जा के होते हैं। ठीक है, कि क्या होते हैं? जो कम से कम खर्च में मिल जाए, जो आसानी से मिल जाए, जिसको रख रखाव में करने में आसान हो, जो कम से कम प्रदूषण दे, तो क्या कहते हैं? वैसे ऊर्जा को क्या कहते हैं? उत्तम ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत है ना? क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तम ऊर्जा के क्या क्या गुण है, तो ये सारे गुण लिख दीजिएगा, उत्तम ऊर्जा के गुण हो जाएंगे। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है? तो कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह क्या है? ऊर्जा के स्रोत है। ऊर्जा क्या होता है? तो जिससे हमें कार्य करने की क्षमता मिलती है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे की ओर चलते हैं। अब आता है ईंधन, कि ईंधन किसे कहते हैं। तो बोला गया वह पदार्थ जो जलने पर उष्मा तथा प्रकाश देता है, उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। उष्मा मतलब समझेंगे पहले, प्रकाश तो जान रहे हैं कि जैसे कि अगर हम लोग लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी को जलाएंगे तो क्या होगा? प्रकाश देगा। लेकिन साथ ही साथ क्या कहते हैं? उसके सामने अपना हाथ रखेंगे तो गर्माहट महसूस होगा ना। अब हम लोग गैस चूल्हा से गैस जलाते हैं तो प्रकाश देता है, साथ ही साथ क्या होता है? हाथ रखते हैं तो गर्माहट महसूस होता है, बर्तन रखते हैं तो बर्तन गर्म हो जाता है। यानी कि वो हर वस्तु ईंधन है जो प्रकाश तथा ऊष्मा देता है। कोई दिक्कत? अब हम बॉल जला रहे हैं तो प्रकाश तो दे रहा है, लेकिन उसको अगर वो क्या कहते हैं? गर्म हो, उस पर अगर हम लोग तावा रख देंगे, तसला रख देंगे तो रोटी बन जाएगा। गाड़ी में क्या कहते हैं? हम उसको डाल देंगे बॉल को तो क्या चले लगेगा गाड़ी? नहीं चलेगा। यानी कि वो ईंधन नहीं है। यानी कहीं कोई कह देगा बच्चा कि क्या कहते हैं? धरते हैं सर ना तो गर्म हो जाता है, यानी कि उष्मा भी देता है। तो उष्मा किस लिए आ रहा है? वो तो क्या कहते हैं? बिजली से जल रहा है ना। तो बिजली एक तरह का ईंधन हो सकता है। जिस जैसे कि घर में, गांव घर में क्या होता है? बिजली वाला चूल्हा आजकल चला है
है ना। तो क्या होता है, वो प्रकाश भी देता है, जैसे ही जलाते एकदम लाल लहला करने लगता है, और उसके बाद बर्तन रखो तो गर्म हो जाता है, यानी कि हीट भी हो जाता है, यानी कि उष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है। तो वो हर वस्तु जो प्रकाश और उष्मा देता है उसे क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते, अच्छे ईंधन के गुण क्या होते हैं। क्वेश्चन पूछता है जी, एक अच्छे ईंधन के क्या क्या गुण होते हैं। तो बोला गया है एक अच्छे ईंधन के क्या गुण होते हैं। तो बोला गया है उच्च कैलोरीफिल माप हो, अधिक धुआं या हानिकारक गैस उत्पन्न न करे, मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए, सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से जले, भंडारण एवं परिवहन में आसान हो। बोला गया है क्या कि उच्च कैलोरीफिक हो, कहने का मतलब होता है कि वह क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, टेम्परेचर मतलब कि ताप दे, थोड़ा ही जले लेकिन ज्यादा ताप दे। उसके बाद क्या कहते हैं, अधिक धुआं हानिकारक गैस उत्पन्न न करे। अब हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर घर में टायर जला देंगे, चिमकी जला देंगे, तो धुआं प्रकाश भी देगा, उष्मा भी देगा, ज्यादा देर तक जलबो करेगा, लेकिन उस पर खाना बनाएंगे, रोज खाना बनाएंगे तो उस पर बीमार होकर मर जाएंगे। ठीक है, घर में आपकी मम्मी लोग क्या करती होंगी, गांव में क्या होता है कि चूल्हा को जलाने के लिए, या अभी आ गया है ठंडी का मौसम तो बोरसी सब जलाता है, तो प्लास्टिक का सलाई बार के क्या होता है, तेल वगैरह का उपयोग न करके क्या किया, प्लास्टिक चिमकी जला के उसको सुलगा देती है। ठीक है, तो प्लास्टिक से जो धुआं निकलता है स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हानिकारक है। तो कहोगे कि तब क्या कहते हैं कि राशन तेल मार्केट में मिलता नहीं है तो क्या करें, मार्केट से पेट्रोल यूज कीजिए, डीजल का उपयोग कीजिए। अगर वो भी नहीं होता है, हाँ किरोसिन भी अब इजीली, पहले तो कोटा में किरोसिन मिलता था, मिलता है, अब कहाँ मिलता है किरोसिन। अब सबके अंदर घर में इन्वर्टर हो गया, इमरजेंसी हो गया, लाइन कटता नहीं, उसी से काम चल रहा है ना। तो उसके लिए क्या कहते हैं, अगर कुछ भी नहीं मिले तो सबसे सस्ता और आराम तरीका है कि मार्केट में क्या कहते हैं 2-4-10 रुपया कपूर खरीद लीजिए और कपूर रख दीजिए, जला दीजिए, जला के उस पर गोईठा वगैरह रख दीजिए, जल जाएगा, तो प्रदूषण भी नहीं होगा और आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो तरीके बहुत है, लेकिन उसका अगर सही उपयोग किया जाए तो, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है क्या कि जो आसानी से मिले, मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए। ये नहीं कि अब कोई ऐसा वस्तु जिसको ईंधन को बढ़िया ईंधन कहेंगे कि अब उसको जलाएं या तुरंत भूख दुकुर जल जाए और तुरंत खत्म हो जाए, तो वैसा होना चाहिए, वो धीरे धीरे जलते। अब मान लेते हैं घर में आप क्या होता है, घर में किसके यहाँ मतलब कि धान होता है, धान होता है तो धान सब कुटाता है तो भूसा निकलता है उससे, तो धान को तो उसको भूसा झोंक झोंक के भी लोग खाना बनाते हैं गांव में। ठीक है, तो वो क्या होता है, झोंकोगे ना तो एक बार लहरेगा फिर बुझ जाएगा, लेकिन लकड़ी डालते हैं तो धीरे धीरे लहरते रहता है, गोईठा डालते हैं तो धीरे धीरे लहरता होता है ना। तो इन सब चीज़ों से, यानी कि जो धीरे धीरे जले, ज़्यादा से ज़्यादा ताप दे और सस्ते से में मिल जाए, आसानी से मिल जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उत्तम ईंधन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं, ऊर्जा के स्रोत बोला गया। अब बोला जाए, क्वेश्चन पूछेगा कि ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था ऊर्जा का स्रोत कोयला, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, ये सभी क्या है, ऊर्जा के स्रोत है। लेकिन इन सारी चीजों को 2 भागों में बांटा गया है। ऊर्जा के स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पारंपरिक स्रोत, और दूसरा क्या है, वैकल्पिक स्रोत। ठीक है, क्या है, पारंपरिक स्रोत और वैकल्पिक स्रोत। इसको आगे चलकर हाँ यहाँ से क्लियर करते हैं। तो पारंपरिक स्रोत और वैकल्पिक स्रोत क्या होता है जो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि पारंपरिक स्रोत क्या होता है। यानी अगर बोला जाए कि क्या कहते हैं आप, पारंपरिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके घर में कोई नियम चलता होगा कि दशहरा है तो ऐसे करेंगे, शादी विवाह है तो ऐसे पूजा करेंगे, ऐसे करेंगे। तो क्या हर घर में एक ही नियम होता है, नहीं होता है। तो कहते हो तुम, अगर मान लेते यहाँ से अगर अपने नानी घर, अपने मौसी घर, अपने फुआ घर जाओगे तो वहाँ शादी करने का प्रक्रिया थोड़ा बहुत अलग होगा आपके तरफ से। ठीक है, तो कहोगे ना कि हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, तो तुम्हारे यहाँ तो वहाँ पे क्या बोलेगा लोग कि यहाँ का ऐसी नियम है। नियम मतलब यही परंपरा है। ठीक है, तो जो हम लोग पूर्वज से चलते आ रहा है उसी चीज को निभाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, परंपरा। तो यहाँ पर भी क्या कहते हैं, जो पूर्वज लोग ऊर्जा और क्या कहते हैं, प्रकाश प्राप्त करने के लिए जिस वस्तु का उपयोग करते थे, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, पारंपरिक ईंधन के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में कहलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे कि आज के डेट में पारंपरिक स्रोत में जीवाश्म ईंधन में जैसे कोयला और पेट्रोल, हमने बताया था कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, उस पर वीडियो जी बना रखा है,
क्लासेस में होंगे तो देखिएगा, नहीं तो वहां से लिंक होकर देख लीजिए कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो क्या बताए थे जीवाश्म ईंधन, याद है? भूल गए? जीवाश्म ईंधन याद कीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताते हैं, ध्यान नहीं दीजिएगा तो धीरे धीरे करके सब कुछ निकलते जाएगा और एग्जाम में नहीं लिखिएगा, मार्क्स कम आएगा। ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। बोला गया है क्या कि जब हजारों साल बीत जाते हैं, हजारों लाखों साल बीत जाते हैं, तो जो पेड़ पौधे इंसान धरती में दब के सड़ के गल जाते हैं, तो वही क्या होता है, धीरे धीरे कोयला और पेट्रोल का रूप ले लेता है। ठीक है क्या? हाँ, पेट्रोल का भी और क्या कोयला का भी रूप लेगा। पेट्रोल वो बताए थे कि इस तरह के जीव जंतु होंगे तो क्या कहते हैं, कोयला का रूप लेंगे, और इस तरह के जीव जंतु होंगे तो क्या कहते हैं, पेट्रोल का रूप लेंगे। उसका अलग हमने बताया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। नहीं अगर याद नहीं लिखे होंगे तो आप वहां से देख लीजिएगा, नहीं अगर फिर भी आए तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। काफी डिटेल से वहां पर जीवाश्म ईंधन के बारे में हमने बताया है। तो कोयला पेट्रोल हमारी परंपरा से चल रही है। तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, ये सब जो होता है, यानी कि अगर क्या कहते हैं, जो बिजली पानी पे चलने वाला मशीन, या जैसे कि अगर बोला जाए कि ऊर्जा के लिए हम अगर बोला जाए पहले वाला जमाना कि क्या कहते हैं, बायोमास, पवन ऊर्जा, ये सब का उपयोग हम लोग परंपरा से ही करते जा रहे हैं। जल, पानी, हवा, ये सब का खोज हम लोग किए हैं। ऊर्जा है वो, लेकिन उसका खोज किए, वो तो पहले से ही चलते आ रहा है, हमारे पृथ्वी में, हमारे प्रकृति में पहले से मौजूद है और उसका उपयोग कर रहे हैं। तो वैसा ऊर्जा जो हमारे प्रकृति में पहले से मौजूद था और उसका उपयोग करते आ रहे हैं, तो वो सारी ऊर्जा क्या कहलाते हैं, पारंपरिक ऊर्जा कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं वैकल्पिक ऊर्जा, आजकल का जमाना वाला ऊर्जा, जैसे कि सौर ऊर्जा। पहले के जमाना में क्या कहते हैं, बॉल उल बारते थे, बैटरी पर बॉल बढ़ता था, लाइन पर बॉल बढ़ता था, नहीं बढ़ता था। लेकिन पहले क्या होता था, लोग तेल डाल दिया और क्या कर देगा, तेल डाल के और वो दिया जला लेता था, लालटेन जला लेता था। आजकल क्या होता है, बॉल जलता है, लाइन से जलते रहता है ना। तो नया सिस्टम आया। पहले लोग खाना बनाने के लिए क्या होता है, गैस का उपयोग करते थे, नहीं ना करते थे, आज गैस का उपयोग करते हैं। तो ये सब क्या है, नया, यानी कि आधुनिक युग में जो ऊर्जा के स्रोत उपयोग में लाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, गैर पारंपरिक स्रोत या वैकल्पिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि समुद्र में क्या होता है, ज्वार आता है, तरंग आता है, महासागर में क्या होता है, उछाल आता है, ये सब क्या कहते हैं, उससे भी क्या होता है, ऊर्जा मिलता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। आज क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा की मदद से हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा का भी उपयोग हम लोग अलग अलग चीजों में करते हैं। यानी कि जो हम आधुनिक रूप में जिन वस्तुओं का उपयोग ऊर्जा के रूप में करते हैं उसे वैकल्पिक या गैर पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। और जो हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज करते आ रहे थे ऊर्जा का उपयोग स्रोत के रूप में, उसे क्या कहते हैं, पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत? कभी कभी ऐसे भी पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा के उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक ऊर्जा के उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा के उदाहरण है। या क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ सकता है कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। तो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आपको दे देना है जवाब। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद और आप अपने क्वेश्चन बैंक में अब देखना शुरू कीजिए, सारे जो हम आज पढ़ाए हैं, तो आप क्वेश्चन बैंक में जाके देखिएगा तो प्रत्येक साल आज ही जो पढ़ाएंगे उसी में से क्या कहते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा, पक्का 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा ऊर्जा के बारे में। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए, बड़े काम का चीज है। जैसे टाइम कितना हुआ, 40 ना, अभी 5 बजा है। चलिए, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में हम लोग आते हैं। तो बोला गया है ऊर्जा के वे स्रोत जो जन साधारण द्वारा लंबे समय से प्रयोग किए जाते हैं। हमने अभी बताया था, परंपरागत जो क्या कहते हैं, हमारे आम जनता के द्वारा, आम लोगों के द्वारा क्या कहते हैं, बहुत पुराने समय से यूज में आ रहे हैं, उपयोग में लाए जा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, आपका जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी क्या है, तो ऊर्जा के क्या है, पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा का तो स्रोत है लेकिन पारंपरिक स्रोत है। और आगे चल के अगर कोई बोलेगा कि क्या कहते हैं, हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, तो नहीं ना कहेंगे, वो क्या कहते हैं, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, क्योंकि वो आधुनिक रूप में उपयोग किया जा रहा है। अगर पूछे कि क्या कहते हैं तुम्हारे दादाजी, क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा पर खाना बनाए थे, गैस पर खाना बनाए थे, तो कहो कि उस समय गैस था कहाँ,
अब ना 10 साल 20 साल में क्या, पहले तो ज़्यादा ना 20 साल पीछे चल जाओगे ना तो सबके यहाँ गैस होता था। अभी भी किसी किसी गांव में चले जाओ तो वहां पर अभी 2-4 साल पहले लाइन है। अभी भी हमारे बिहार में ऐसा ऐसा एक आध वो गाँव होगा ना जहां पर लाइन नहीं है। ऐसे भी गांव है जहां लाइन नहीं है, या लाइन भी है तो क्या होता है 2 घंटा रहता है, बाकी दिन भर गायब रहता है। हमारे ही क्षेत्र में जब लाइट आया था तो शुरुआती दौर में रात में 10 बजे के बाद आता था, दिन में दोपहरिया में रहता, सुबह शाम तो रहबे नहीं करता था। ठीक है, तो अब धीरे धीरे बदलाव आया ना, तो वही चीज है। तो आज धीरे धीरे सब चीज बदलाव आ गया है, समय बदला है। तो अभी भी हमारे बिहार में, हमारे भारत में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत ऐसे पिछड़े गांव हैं जहाँ पर अभी तक बिजली पहुंचा ही नहीं है, सौर ऊर्जा पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पर भी क्या कहते हैं, हम धीरे धीरे क्या होता है, आधुनिकरण हो रहा है, बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि वो सारे ऊर्जा के स्रोत जो हमारे क्या कहते हैं पूर्वज उपयोग में लाते थे, आज भी हम लोग करते हैं लेकिन हमारे पूर्वज भी करते थे, तो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। और जो आज नया उसी में बदलाव ला के किया गया है, जैसे कि आज हम लोग गैस चूल्हे का उपयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हा का उपयोग कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। जो हमारा खानदानी, हमारा पूर्वज करेगा वो पारंपरिक, और जो हम लोग अब करते हैं, अब जैसे कि चूल्हा, पहले वाला चूल्हा आता था गांव में, लोग स्प्रिंग वाला जोड़ के हीटर जलाता था, जरा सा गड़बड़ाया या तसला रख दिया उगरे पर, उधिया रहा है, धरे गया तसला, अब मारा बन बना के काम खत्म। लेकिन आज क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चूल्हा आ गया कि उस पर हाथ रख दो, मुंह रख दो, कुछ रख दो, लाइन मारेगा नहीं मारेगा। तो समय बदल गया ना, तो क्या है, सब गैर पारंपरिक का ही उपयोग कर रहे हैं हम लोग। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो जीवाश्म ईंधन हमने पहले पढ़ा दिया है कि क्या होता है। तो जीवाश्म से प्राप्त ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम जो होता है वह क्या होता है, जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और ये होता कैसे है, तो लाखों वर्षों में उत्पादन, सीमित भंडारण, अनवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत समझ में आता है, पूछेगा कभी कभी क्वेश्चन कि नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत में अंतर स्पष्ट करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो नवीकरणीय स्रोत जो होता है वैसा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होगा उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय स्रोत। और वैसा ऊर्जा का स्रोत जो क्या होता है कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, अनवीकरणीय स्रोत। जैसे कि आज हम लोग पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खादान से निकल रहा है, तो आज न कल तो उपयोग करें, खत्म हो ही जाएगा, कोयला खत्म हो ही जाएगा। और उपयोग कहीं भंडार है तो कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ही ना जी। तो बोला है आपके यहाँ मान लेते हैं एक बारी 500 मन चावल ले लिए, तो देखे में तो ढेर लगेगा, लेकिन अगला बार से नहीं उपजाइएगा तो 2 साल 10 साल 20 साल के बाद तो खत्म होबे न करेगा। तो वैसे ऊर्जा के स्रोत जो कुछ समय पश्चात खत्म हो जाएंगे तो उसे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। और जो कभी नहीं समाप्त होंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश ऊर्जा के स्रोत है, ये कहीं न खत्म होगा, सूरज भगवान प्रकाश देवला कहीं खत्म करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये क्या है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। जो कभी नहीं समाप्त होगा उसे नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, और जो समाप्त हो जाएगा कुछ समय पश्चात तो उसे अनवीकरणीय स्रोत कहेंगे। कोई दिक्कत, ये भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछता है। अब जीवाश्म ईंधन के बारे में हम पहले से पढ़ा चुके हैं, आप लोग वहां से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसको फिर से हम नहीं बता रहे हैं। अगर फिर भी दिक्कत हो तो क्लासेस में पूछिएगा। अब आता है तापीय विद्युत संयंत्र किसे कहते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र किसे कहते हैं। तो बोला गया है क्या, जीवाश्म ईंधन को जलाकर जो तापीय ऊर्जा घरों में क्या करते हैं, ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है, उसे क्या कहते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्र के निकट स्थापित किए जाते हैं, जिससे कि परिवहन पर होने वाले व्यय को कम किया जाए। अब बोला गया है क्या, जो हीट को कंजर्व करे, हीट को बचाए, मतलब ताप को क्या कहते हैं, स्टोर करके रखे, तो उसे क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा संयंत्र। जैसे क्या होता है, अगर सिंपल सा बात है कि अगर कुछ इस तरह से समझो कि घर में रोटी बनाते हो गए, तो रोटी बनाते हो तो क्या होता है, जब रोटी तावा पूरा गर्म हो गया, लाइट कट गया, तो लाइट कट जाएगा, फिर उसके बाद रोटी बनाएंगे तो नहीं बनेगा, उस पर बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ नहीं, पक्का रहेगा, कच्चा भी नहीं रहेगा, पक्का रहेगा। अगर आपका पूरा तावा गर्म है, रोटी बन रहा था,
और रोटी बन गया और जैसे ही रोटी एगो आधे बना है लाइन कट गया, तो लाइन कट गया तो क्या रोटी पूरा नहीं बनेगा? इतना गर्म है कि वो रोटी बनने के बाद भी एक आध गो और रोटी बन जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग का लाइन कट गया तो आधे रोटी पर उतार के रख देना, जलने देना। तो अब कैसे वो बनते रह गया? यानी कि वो तावा जो था हीट को, ताप को क्या करता, स्टोर करके रखा था और धीरे धीरे उसका उपयोग किया गया। तो एक ऐसा संयंत्र जो ताप को, हीट को कंजर्व करके उसको पकड़ के रखता है, तो अपने आप में समाहित करके रखता है, तो उसे क्या कहते हैं? तापीय संयंत्र। ठीक है, उसके बाद अगला आता है क्या? जल विद्युत संयंत्र। जैसे देखो, जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित किया जाता है। क्योंकि ऐसे जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है जिनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोतों के रूप में किया जाता है, अतः जल विद्युत संयंत्र को बांधों में समृद्ध किया गया है। अब आते हैं, जल विद्युत संयंत्र क्या होता है? ये कहीं सुने हो कि बिजली पानी से बिजली बनता है? नहीं सुने हो? पानी से बिजली बनता है। अब कैसे बनता है? तो जान रहे हैं कि धारा नदी का है, नदी है, बड़े बड़े नदियां हैं, तो वहां पर धारा तो बहता है। तो धारा को क्या करता है, वहां पर एक जल विद्युत संयंत्र लगाया हुआ रहता है। तो धारा क्या होता है, जब उस एक चक्री जैसा चलते रहता है उस पर टकराता है, तो टकराएगा, तो जब टक्कर होगा, अब हाथ से हाथ यहाँ पर ऐसे करके टक्कर हो रहा है, तो हाथ में गर्माहट आएगा कि नहीं आएगा? तो उसी तरह से पानी और वहाँ पर संयंत्र में जब टक्कर होता है तो वहाँ पर क्या होता है? गर्मी उत्पन्न होता है। और वो गर्मी क्या होता है, यानी कि एक काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होता है, उसके अंदर एक मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिला के क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी का निर्माण करता है। और वही मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होने का काम करता है। तो जैसे कि सुने होंगे, क्या होता है? फरक्का बांध का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? फरक्का बांध पहले क्या था? तो हमारा जो पुनपुन नदी है वहाँ पर एक जगह कुछ दूर पे जाओगे तो एक फरक्का बांध है, जहाँ पर क्या कहते हैं? बिजली का उत्पादन होता है। पहले की अपेक्षा हमारे पुनपुन नदी में पानी भी कम है और क्या होता है? मछली भी कम है। कारण क्या है? कि वहाँ पर बांध लग गया, तो बांध बन गया, तब क्या होता है? मछली इधर उधर से इधर की ओर आता ही नहीं है। जब आएगा ही नहीं तो क्या होगा? मछली आएगा कहाँ से? इधर की नदी में है ना, आ पाएगा? तो यही दिक्कत है। तो बांध बनने से क्या हो गया कि उसके इर्द गिर्द में मछलियां भी आना बंद हो गई, और क्या कहते हैं? उस धारा का उपयोग से बहुत सारा जल प्रदूषित भी हुआ। ठीक है, तो सिंपल वो प्रदूषित हुआ, क्या हुआ वो अलग सा मैटर है। हम लोग समझेंगे कि जल विद्युत संयंत्र क्या होता है। तो अगर कोई पूछे कि जल विद्युत संयंत्र क्या होता है, तो एक ऐसा यंत्र, क्या एक ऐसा यंत्र जो पानी को क्या करता है, यानी कि जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं? जल विद्युत ऊर्जा। क्या बताया गया कि एक ऐसा संयंत्र जो जल ऊर्जा को, पानी को, जल को विद्युत में कन्वर्ट करने में, करंट में बदलने में क्या होता है? रूपांतरित करने में का कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं? जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? अब एक टर्म है यहाँ पर पूछा ऑब्जेक्टिव में, कहा कि भारत में ऊर्जा का मांग 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से किया जाता है। यानी हमारे भारतवर्ष में बिजली का जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग 100 kV अगर बिजली का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें से 25 kV जो होता है बिजली कहाँ से आ रहा है? पानी से बन रहा है, जल से बन रहा है। ठीक है, तो अगर पूछे कि क्या कहते हैं भारत में कितना % क्या होता है जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो 25%। जल विद्युत संयंत्र होता क्या है? तो एक ऐसा संयंत्र जो जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं? जल विद्युत संयंत्र कहते हैं या जल संयंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? ज्यादा होगा तो बोलना जी, उबिया न रहे हो। अब आता है जल द्वारा विद्युत उत्पादन होना। कैसे? अब क्या कहते हैं? जल द्वारा विद्युत उत्पादन होता है, यानी कि जल के द्वारा पानी का निर्माण कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे। तो बोला गया है जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को, बहाव मतलब कि धारा को रोककर बड़े बड़े जलाशय यानी कृत्रिम में जल में एकत्रित किया जाता है। यानी कि नदी से जो पानी आ रहा है उसको क्या कहते हैं? कहीं भी आहरी पोखरी टाइप का बना दिया गया,
उसको पानी को क्या किया, उसी में लपेट दिया, मतलब बांध दिया गया बांध की मदद से। और बोला गया है जल एकत्र करके ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। जब अगर सुने हो डैम का नाम, कि डैम नहीं सुने हो, डैम वगैरह नहीं देखो नहीं किए हो, यूट्यूब पे जाके देखना गूगल पर कि डैम कैसा होता है। डैम क्या होता है, अगर पानी का ढेर बहाव आते रहता है, ठीक है, तो वहाँ डैम बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पानी जो होता है जरूरत के हिसाब से ही हम उससे छोड़े, ज़्यादा पानी नहीं छोड़ेंगे। और पानी को स्टोर करके उसको बार बार क्या कहते हैं फिल्टर करके, मतलब उसको क्या कहते हैं संयंत्र चला के उसके बिजली में उत्पादन करे, पानी को ज़्यादा रोके, मतलब जाने नहीं दे। जैसे कि मान लेते हैं कभी ऐसा देखे हो बाढ़ आया तो ध्यान में होगा, तो ये जब इस बांध से जाते होगे तो कहीं कहीं पे फाटक रहता है कि उसको खोल देता है तो बांध से इधर पानी आ जाता है। देखे हो कभी कि नहीं देखे हो? कभी जाओगे इधर से तो क्या कहते हैं तुम्हारे साइड में इधर भी क्या होता है, फाटक लगा हुआ है बांध के पास, और जब बाढ़ आता है ना तो उस फाटक को नहीं खोलते हैं। जब जरूरत हुआ किसान को तो फाटक को खोल दिया था, काम भर पानी ले लिया, फिर उसको बंद कर दिया और बाकी पानी को स्टोर करके रख लिया जाता है खास बाद में कृषि करने के लिए। तो उसी प्रकार से क्या करता है, बड़े बड़े जलाशय जो है, नदियां हैं, उसके पानी को स्टोर करके ऊंचे ऊंचे बांध बना के पानी को स्टोर करके रख लिया जाता है। बोला गया है रखने के बाद क्या किया जाएगा, रखने के बाद यानी पहला स्टेप क्या हुआ कि जो नदियों से जो पानी ढेर सारा आ रहा है उसको मोड़ कर एक बड़ा सा जलाशय बना के पानी को स्टोर करके रख लिया। कैसे, तो बांध बना के, ठीक है। अब पानी को सिंपल है कि एक क्षेत्र में रखना है तो घेरना पड़ेगा ना, जब यहाँ पर पानी भरना है तो चारों तरफ से हमको दीवार बनाना होगा ना, तब ना इसमें पानी स्टोर होगा। तो वैसा ही क्या कहते हैं बांध बना दिया जाता है। अब आते हैं दूसरा स्टेप में, क्या बोला गया कि बांध के ऊपरी भाग से पाइप द्वारा जल बांध को आधार के पास स्थापित कर टरबाइन ब्लेड पर मुक्त रूप से गिराता है। अब पानी तो स्टोर हो गया, अब उस पानी को एगो पाइप के थ्रू, अब सिंकल है कि पानी अगर मान लेते हैं कि अगर इससे पानी ऐसे हम उड़ेले, ऐसे करके उड़ेले तो पानी गिरेगा, लेकिन धारा तेज होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर छेद कर दे और इसको करके दबाएं तो पानी प्रेशर से निकलेगा, तो पानी का प्रवाह तेज हो जाएगा ना। अगर एक ऐसे गिरा दे, सिंपल है, एक ऐसे पानी गिरा दे बिना इसको ठेपी खोले गिरा दे, तो जहाँ कहाँ पर तेज होगा, या एगो छेद करके दबाएं, किससे पानी तेज निकलेगा, दबाने वाला में निकलेगा। ज़्यादा कम निकलने की बात हम नहीं करें कि एक हुआ कि ठेपी खोल के ऐसे गिरा दिए और एक हुआ क्या कहते हैं छेद करके ऐसे दबाए, तो पानी का प्रेशर दबाव किसमें ज़्यादा होगा, ठेपी खोलेंगे तो दबाव ज़्यादा होगा, छेद करेंगे तब ना दबाव ज़्यादा होगा। तो उसी प्रकार से क्या करता है कि जब वहाँ पे पानी को स्टोर कर दिया और पाइप के थ्रू, बड़ा बड़ा भोमा टाइप का लगा हुआ रहता है, पाइप के थ्रू जो वहाँ पर संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र होता है, उस पर पानी को गिराया जाता है। जब पानी गिराएगा तो उस पर टकराएगा तो पानी पर क्या होगा, गर्मी आएगा, उष्मा जनरेट होगा, और वही उष्मा को क्या करते हैं, बोला गया है क्या, स्थापित कर जल ब्लेड पर गिराया जाता है। फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते हैं, मतलब घूम रहे हैं, इस तरह से क्या कहते हैं, घूम रहा है, उस पर पानी गिर रहा है। एक फिल्म देखना तुम लोग, शाहरुख खान का है स्वदेश मूवी, वहां पर बिजली के उत्पादन को दिखाया गया, या यूट्यूब से जाकर देखिएगा बिजली का उत्पादन कैसे होता है, या हम क्लासेस में दिखा देंगे बिजली का उत्पादन कैसे होगा, तो समझ में आएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं, टरबाइन पे गिराएंगे और जिसके फलस्वरूप वहां पर क्या कहते हैं, उस ऊर्जा से, हीट ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा को क्या करते हैं, कहे ना कि वो काइनेटिक एनर्जी और क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी को मिला के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और वही मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरित होकर हम लोग उसको उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। टाइम कितना हुआ जी, 5 बज गया, चलो इसको पूरा कर देते हैं। अब आता है जल विद्युत संयंत्र के लाभ। इससे फायदा क्या है कि पानी का उपयोग करके हमने क्या किया, जो पानी बह रहा था, बस यही ना किया कि पानी को रोक दिया और थोड़ा थोड़ा आगे की ओर बहाएं। क्या पानी खराब हो, नदी का पानी, जब उससे पानी से हम लोग बिजली बना लिए तो पानी जो भोमा के थ्रू निकला और आगे की ओर गया तो पानी रहा, उसमें मछली भी जीवित रहा, हम लोग नहा भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और वही नहीं कि क्या कहते हैं कि अब हम उसमें लाइन मार देगा, ऐसा भी नहीं होता है। अगर कोई नदी में अर्थिंग गाड़ दे तो नदी में नहाएगा आदमी तो मर जाएगा, लाइन मार देगा, नहीं ना, लाइन नहीं मारता है। तो यानी कि उसमें रहने वाले जीव जंतु को भी हानि नहीं, यानी पर्यावरण को कोई हानि नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज कि जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है,
यानी कि इस पृथ्वी पर पानी कभी खत्म हो सकता है? इस पृथ्वी पर 3 हिस्सा पानी है, अब बाकी 1 हिस्सा लोग रहते हैं, है ना। यानी इतना पानी है कि पानी कभी खत्म नहीं होगा, बशर्ते ये और बात है कि पीने वाला पानी कम है। ऐसे तो पानी बहुत है, जाओगे समुद्र कभी देखे हो? समुद्र देखे हो? समुद्र जब देखोगे तो लगेगा कि बाप रे कितना पानी है, देखी के मियाज हड़बड़ा जाएगा। बीच समुद्र में अगर छोड़ दिया जाए तो नहीं के क्या हमनियों के तब मियाजे गया कि अब का इन्हू देख रहे हैं तो कोई नहीं कुछ बुझा रहा है, इन्हू नहीं कुछ बुझा रहा, कहूँ तो कुछ बुझाए ना, सगरो पानी है, हदिया ही के मर जाओगे। जीव जंतु तो खाएगा बाद में, मरोगे तो बाद में, पहले ही हदिया के कि अब करने जाए, दाएं जाए कि बाएं जाए कि पूरब जाए कि पश्चिम जाए, कुछ पता नहीं चला, सगरो खाली पानी है। चुंबकीय यंत्र लगा के उत्तर पूरब दक्षिण करोगे ना जी, तो रास्ता तो पता चल जाएगा, लेकिन कितना दूर जाए पता नहीं। खाली अब मान लेते हैं थोड़ा सा कुछ दूर तैरे, यहाँ से लेके मान लेते हैं आधा किलोमीटर तैर गए, लेकिन तैयो खाली पानी में बुझा रहा है, कोई गांव नजरे नहीं पड़ रहा है, कोई टीला कोई टापू नजरे नहीं पड़ रहा, तो हिम्मत टूटेगा कि नहीं टूटेगा कि अब कितना तैरे, कितना जा रहे हैं जो सही रास्ता में है कि आओ पानी में चल जा रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। हिम्मत टूटेगा ना, क्योंकि इतना पानी मतलब अगर बीच बीच समुद्र में चले जाओ तो न दाएं भी देखोगे तो खाली पानी है, और बाएं भी देखो। समुद्र की शुरुआत किसी ने देखी है, लेकिन समुद्र का अंत कहाँ तक है वो नहीं ना कहाँ तक समुद्र फैला हुआ है ये भी कोई नहीं देखा है, और ना समुद्र की गहराई अंदर कितनी है लास्ट तक ये भी कोई नहीं जाना है, इतना पानी होता है। अब तुम कहोगे कि जाके नापते हैं तो जा रहे हैं अंदर, जा रहे हैं 1 फीट 2 फीट 10 फीट 100 फीट 50 फीट 500 फीट 1000 फीट जाओगे, अब तैयो गहराई पानी है ये है, तो हिम्मत टूटेगा ना कि अब कितना जाए, अब चलो निकलो बोले आओ ना तो मरिए जाएंगे, होगा ना। तो वैसा ही होता है, इतना गहरा है इतना चौला है कि जिसका कोई अंत है ही नहीं। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि यानी कि हमारे पृथ्वी पर विद्युत ऊर्जा हम लोग जल के उपयोग करते हैं, नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि पानी कभी भी हमारे पृथ्वी पर खत्म होने वाला नहीं है। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है अंटार्कटिका में, तो दिन प्रतिदिन पानी का स्तर ऊंचा है, पानी की संख्या बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। ठीक है, फिर बोला गया बांधों के निर्माण से बांध रोकना, सिंचाई करना सुलभ तथा मत्स्य आवर्धन संभव है। बोला गया है क्या कि अब बांध बनाने से भी फायदा है कि अभी हमने बताया था ना कि पानी को रोक के जरूरत के हिसाब से किसान को भेजा जाता है, तो बिना खर्च के खेत पट गया है ना, तो आसान हुआ। तो ओवरऑल जल विद्युत संयंत्र लगाने से क्या होता है, फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं जल विद्युत संयंत्र के हानि, प्रॉफिट तो देख लिया, हानि तो बोला गया है बांधों के निर्माण से कृषि उपयोग भूमि तथा मानव आवास के डूबने का कारण नष्ट हो जाता है। अब मान लेते हैं कि अब हम पानी को स्टोर करेंगे, अब यहाँ से धारा बह रहा है तो सीधे सीधे बह रहा है, आगे जाके पानी रोक देंगे तो पानी तो इन्हें फैल जाएगा, तो रहने वाला जगह क्या होगा। जब पहले इधर नदी के किनारे मान लेते हैं कि आपका कोली गांव है, ठीक है, आपका एक गांव है, और गांव में बीचे बीच हम बांध, हम अपने गांव के पास क्या कहते हैं बांध मार दिए, इन्हें पानी नहीं जा देंगे, तो आपका गांव में पानी फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा। तो ये बांध के इस तरफ वाला तो आदमी रह जाएगा, लेकिन बांध के इस तरफ जकर जकर घर होगा ओकर घर में पानी डूब जाएगा, पहुंच जाएगा। अरे बाढ़ आता है तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहता है तो आदमी एडजस्ट कर लेता है, लेकिन सालों अगर क्या कहते भर भर छाती पानी में से घर में से निकलना पड़े और घर में जाना पड़े तो घर में कोई रहना चाहेगा, नहीं रहना चाहेगा। तो वही चीज़ है कि अगर हम अब इधर बांध देंगे तो आपका गाँव डूब जाएगा, अगला आदमी गाँव बांध देगा तो हमारा गाँव डूब जाएगा। तो वैसा ही कि बांध बांधने से फायदा तो हुआ, लेकिन नदी के किनारे रहने वाले जो गांव हैं वो डूब गए, जिससे क्या होता है आदमी के रहने योग्य जमीन, कृषि योग्य जमीन भी क्या हो गई, बर्बाद हो गई। दूसरा लॉस है क्या कि पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। अब सिंपल है यहाँ पर हम जो रह रहे हैं, हम जिस क्षेत्र में, तो कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं, कई प्रकार के जीव जंतु जो मिट्टी पे जमीन पे रहते हैं, और यहाँ पानी फैल जाएगा तो जमीन पर रहने वाला जीव जंतु मरिए ना जाएगा जी, तो पारिस्थितिक तंत्र भी नष्ट होता है। और पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, अब जिस क्षेत्र में खाली पानी ही पानी हो तो क्या होगा, उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा है, तो शुरू में तो 2-4-10 दिन तक अगर मान लेते हैं आपके घर में आस पड़ोस में क्या कहते हैं पानी आता है पेड़ के पास तो कुछ नहीं होता, लेकिन सालों पानी रहेगा तो पेड़ सूखबे न करेगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद तो उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए ना। तो इसलिए बोला गया है कि वनस्पति को भी लॉस होता है। लेकिन अगर दोनों की तुलना की जाए कि
ज़्यादा लाभकारी होता है और हानि भी होता है, क्योंकि जल विद्युत संयंत्र से लाभ भी है और हानि भी है, लेकिन दोनों की तुलना किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ है और हानि कम से कम है। इसीलिए जल विद्युत संयंत्र का उपयोग करना अच्छा बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद